वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस की तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों ऐसा होता है कि इन्हें सैनिकों से तुलना की जाती है? तो देखिए शरीर की संक्रामक रोगों से और बाह्य पदार्थों से, संक्रामक और बाह्य पदार्थ, संक्रामकों से और बाह्य पदार्थों से ये क्या करती है? शरीर की रक्षा करती है। और जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आपका सैनिकों का दर्जा दिया गया है कि इन्हें शरीर का क्या कहा जाएगा? आपका सैनिकों की तुलना से की जाती है। इनकी कमी होने से जो मुख्य रोग होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एड्स। यदि इनकी कमी है, प्रतिरक्षा कम हो जाएगी तो एड्स होने की संभावना रहती है। कैंसर भी हो सकता है और इसके अलावा आपका हेपेटाइटिस बी जैसे रोग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। किससे? श्वेत रक्त कणिकाओं के कमी होने से। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। तो ये रहे आपके श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनकी तुलना किससे की जाती है? आपकी सैनिकों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भौतिक राशियों के गुणों को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की राशियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए डेफिनेशन ही है कि जिन राशियों को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल की बाद में बात करें तो एग्जाम्पल क्या रहेंगे आपके? बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आघूर्ण। अब आघूर्ण किसी प्रकार का हो, सामान्य आघूर्ण हो या फिर चुंबकीय आघूर्ण हो, ये सब क्या है? या विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण हो। तो ये आघूर्ण जितने भी होंगे वो सब किस में आएंगे? आपके सदिश राशि में आएंगे। इसके अलावा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा भी जो है वो किस में आती है? आपकी सदिश राशि में। और विद्युत धारा का जो घनत्व है वो किस में आएगा? आपका सदिश राशियों में। तो ठीक है, एक बैटरी को किसी बल्ब को प्रकाशित करती है प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो देखिए बैटरी है तो बैटरी में जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में क्या है? रासायनिक ऊर्जा। बल्ब को जलाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा। क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। तो अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जा रहा है? यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक आंसर होगा आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो ये डी आपका करेक्ट आंसर है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। यदि यहीं बात करें हम कि जो बल्ब है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए बल्ब जलता है कैसे? आपका विद्युत ऊर्जा से। बल्ब जलता है विद्युत ऊर्जा से और वो देता क्या है? आपका प्रकाश। क्या देता है? प्रकाश प्लस थोड़ा सा हीट भी दे देता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बल्ब जो होता है आपका वो प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करता है? ऊर्जा का रूपांतरण करता है। इसके अलावा और भी आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन से क्या होता है? आपका ध्वनि जाती है और वो किस में बदल जाती है? आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ध्वनि जाती है और वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा स्पीकर जो होता है तो स्पीकर क्या करता है? इसी का अपोजिट करता है कि ध्वनि ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है, विद्युत ऊर्जा इसमें अंदर प्रवेश करती है और क्या निकलती है? आपकी ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहे आपके कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ से बात करते हैं पहले तो हम प्रति अम्ल की। प्रति अम्ल क्या करते हैं? तो प्रति अम्ल ये करते हैं कि अम्लीयता को कम कर देते हैं। किसी भी विलयन में जो अम्लीयता है यदि हम प्रति अम्ल उसमें मिला देते हैं तो उसकी अम्लीयता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा आपका वो आपका प्रति अम्ल का एक संघटक है। और इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका जो एक दूसरा उपयोग है तो वो है आपका अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में
वस्तु द्रव में तैरती है। तो देखिए स्थिति है आपका उत्प्लावक बल और भार में कंपैरिजन दिया हुआ है। यदि उत्प्लावक बल अधिक है, वस्तु का भार कैसा है, कम है, तो इस स्थिति में वस्तु क्या करती है, तैरती है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस स्थिति में वस्तु क्या करती है, तैरती है। दूसरी बात करें, उत्प्लावक बल कम होगा, वस्तु का भार कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी, आपकी डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। और इसके अलावा क्या है आपका, उत्प्लावक बल और वस्तु का भार यदि दोनों बराबर हो जाते हैं, तो बराबर होने की स्थिति में ये रहेगा कि वस्तु डूबी हुई तैरेगी, मतलब पानी की तली में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, और डूबी डूबी क्या करेगी, वो तैरेगी। तो ये कंडीशन रही, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, उत्प्लावक बल कैसा रहेगा, ज़्यादा, और वस्तु का भार कैसा रहेगा, कम। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। तो देखिए बात करते हैं हम यहाँ से सोडियम की। देखिए अपचायक कारक वह होगा, अपचायक कारक वह होगा जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा मतलब जिसका, जो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता होगा, जो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका अपचायक होगा। तो हम बात करें यहाँ से सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 है। इसका विन्यास लिखते हैं तो हम 2,8,1 रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, मतलब ये तो अपचायक है। बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का कितना होता है आपका, 17 होता है, मतलब 2,8,7। इसे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है, ये दे नहीं सकता किसी को, इसे आवश्यकता है, मतलब ये आपका एक अपचायक नहीं है। तो क्लोरीन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्लोरीन आपका अपचायक नहीं है। जस्ते के बारे में बात करें तो जस्ता का होता है आपका 30, 2,8 10 और 18 28 और 2 30, अर्थात ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, अर्थात ये भी आपका अपचायक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता है, माता पिता और संतानों के बीच में अंतर। क्लियर है, आनुवंशिकता के कारण माता पिता और संतानों में अंतर आता है, जो विविधता ही कहलाती है। एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, ये भी क्लियर है कि एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं उनमें भी विविधता देखने को मिलती है, तो ये भी सही है। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों या जीवों के बीच अंतर, तो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर भी पाया जाता है, तो ये भी ठीक है, ये भी विविधता का कारण है, अर्थात यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑक्सीजन। देखिए उस समय पर ऑक्सीजन आपकी क्या नहीं थी, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती थी जिस समय पृथ्वी पर जीवन क्या हुआ आपका उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यही होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। देखिए अब यहाँ से हम बात करें यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है, सामान्यतः क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। तो यहाँ से परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी कैसी होती है, आपकी इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव आवेश होता है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा परमाणु क्रमांक। वे क्षेत्र जहाँ घनत्व अधिक होता है कहलाते हैं। देखिए जहाँ पे घनत्व अधिक होगा, कौन से क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पे घनत्व अधिक होगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे हम दाब की मात्रा बढ़ा देंगे, दाब को क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे, वहाँ पे घनत्व ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका दाब। दाब जहाँ पे रहेगा वे क्षेत्र कैसे होंगे, आपके घनत्व अधिक घनत्व वाले क्षेत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु। देखिए तात्कालिक वेग और तात्कालिक वेग हम बताया था पिछले सेट पेपर में। तात्कालिक वेग क्या होता है, तात्कालिक बोलें या तात्क्षणिक बोलें। तात्कालिक वेग क्या होता है कि कोई वस्तु गतिमान है और स्पीडोमीटर के द्वारा उसकी किसी क्षण उसकी गति फाइंड की जाती है, वो कहलाती है आपकी तात्कालिक वेग। और औसत वेग क्या होगी, तो औसत वेग होगी कि वस्तु की कुल दूरी और कुल समय का अनुपात, कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा आपका, उसका औसत दूरी कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा, या औसत वेग कहें तो औसत वेग कहलाएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर किस स्थिति में हो सकते हैं, कोई गाड़ी जा रही है, किसी भी क्षण हमने उसको देखा, उसकी स्पीड आपको 50 किलोमीटर पर मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुई। उसी प्रकार से हमने यहाँ से देखा कि कोई आपकी क्या जा रही है वस्तु, या जो गाड़ी है या कोई भी चीज़ है वो क्या कर रही है, आपकी ट्रेवल कर रही है, तो उसकी हमने तात्क्षणिक मतलब तुरंत देखा, तो उसकी गति जो थी वो कितनी आ रही थी, वेग जो था 50 मीटर प्रति सेकंड आ रहा था। अब इसके बारे में बात करें
कि हमने औसत निकाला तो औसत भी आपका 50 ही आना चाहिए। तो इस स्थिति में वस्तु जो है एक समान गति करनी चाहिए, उसकी स्पीड ना तो बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आपका त्वरण क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है। त्वरण यदि शून्य हो जाता है तो वस्तु क्या होगी, आपकी एक समान गति करेगी। तो करेक्ट आंसर रहेगा, ऐसी स्थिति में वस्तु में क्या होता है, आपका त्वरण शून्य होता है। निम्न में से किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो देखिए सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किस तत्व में होती है, तो हम बात करें लिथियम से, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में बात करें तो लिथियम से सीजियम की ओर जब जाते हैं, सीजियम की ओर, तो इसमें आयनीकरण ऊर्जा क्या होती रहती है, कम होती जाती है। लिथियम से सीजियम की ओर जब जाते हैं तो यहाँ आयनीकरण ऊर्जा कम होती जाती है। तो देखें यहाँ पे सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसकी होगी, तो वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर सीजियम। सीजियम में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है।